स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे, जो आपके आने वाले एग्जाम जो एडीओ है उसके लिए महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा अन्य सभी एग्जामों में जो पूछे जाता है पंचायती राज व्यवस्था उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम लोग वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जाने का पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर जो है वो चीज़ें देख रहे हैं और बहुत सारे नए तथ्यों का जो है वो समावेश किया गया है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा, पंचायती राज व्यवस्था में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम सभा, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। देखिए दोस्तों, ग्राम सभा जो जितनी भी परिभाषाएं दी गई है, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 73वां संविधान संशोधन के 243 अनुच्छेद 243 में दिया गया है भाग 9 के। और यदि बात करें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम तो भाग अध्याय 1 में जो है वो दिया गया है आर्टिकल 2 में। ठीक है, 1 में संक्षिप्त नाम एवं विस्तार है और 2 में परिभाषाएं दी गई है। अब क्या सर इन परिभाषाओं को पढ़ना, परिभाषाओं को जानना आवश्यक है? बिल्कुल, क्योंकि इन परिभाषाओं को एज इट इज कथन बनाकर जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्राम सभा को समझने से पहले हमको सबसे पहले ग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, ग्राम क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न इससे बनता है। तो ग्राम देखिएगा, ग्राम हम लोग जो जानते हैं, कोई भी गांव आप भी जानते होंगे, चाहे शहर में रह रहे हो चाहे कहीं भी रह रहे हो, जो ग्राम होता है ये इसी को हम गांव बोलते हैं। वो जो जहाँ सिटी, शहर से दूर कम आबादी वाला कोई क्षेत्र जिसको हम गांव बोलते हैं। परंतु हर गांव को इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु या पंचायती राज अधिनियम के लिए गांव नहीं बोला जाता। तो किसे बोला जाता है? तो इसको भी याद रखेंगे। 1 2 3 कथन देकर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ नहीं लेकिन सेंट्रल लेवल के अदर राज्यों के एग्जाम में पूछा गया है। तो चूंकि यहाँ भी जो है वो परीक्षा बहुत ही पेपर बहुत ही टफ कर दिया गया है, लेवल थोड़ा हाई कर दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो ग्राम क्या होता है? ठीक, तो ग्राम क्या होता है देखिएगा, कोई ऐसा ग्राम, कोई ऐसा ग्राम, कोई ऐसा ग्राम जिसे जिसे राज्यपाल राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा लोक राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, विनिर्दिष्ट किया गया है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ग्राम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हम ग्राम कहेंगे। कैसा? देखिए, आपके परिभाषा इसी प्रकार से ही मिलेगी। इसको तोड़ मड़ोड़ कर भी बहुत ढंग से पूछा जा सकता है। देखिए, ऐसा ग्राम, उसमें लिखा हुआ है आपके उसमें धाराओं में कि ग्राम से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा ग्राम जिसे राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम मतलब पंचायती राज अधिनियम के लिए क्या किया गया है? विनिर्दिष्ट किया गया है, उसे हम ग्राम कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब एक बात समझिए, क्या ग्राम
जो ग्राम है वो कितना, एक ही गांव को मिलाकर जो है वो ग्राम कह दिया जाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये ग्राम मतलब ग्राम भी हो सकता है और छोटे छोटे गांवों का समूह भी हो सकता है। तो एक ग्राम के अंदर जो इस अधिनियम के लिए क्या किया जाता है, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, वो एक गांव भी हो सकता है और गांवों का समूह भी हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक गांव हो सकता है या गांव का समूह हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जनसंख्या है यदि कम है, जैसे 150 का गांव है, यहाँ पर 200 का गांव है, ठीक है, वैसे ही 175 का गांव है। तो इतनी अगर जनसंख्या है तो इतने जनसंख्या के लिए दोस्तों, छोटे छोटे जनसंख्या के लिए क्या किया जाता है, इन सभी को मिला दिया जाता है और सभी को मिलाकर जो है वो एक ग्राम पंचायत घोषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम का मतलब ग्राम भी हो सकता है या क्या हो सकता है, ग्राम का समूह भी हो सकता है। क्या? ग्राम का समूह भी हो सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एक ग्राम या ग्राम का समूह दोनों हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इसे हम ग्राम कहेंगे। ठीक, इसके संबंध में अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। हम देखेंगे आर्टिकल 3, अभी इसको समझ लीजिए। इसके बाद जो दूसरा हम बात करें दोस्तों, अधिसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में देखिए, ये अनुसूचित क्षेत्र वाला जो नियम है जिसे हम पेसा एक्ट के नाम से जानते हैं, पेसा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पंचायत का जो विस्तार है अनुसूचित क्षेत्रों में कैसा होगा उसका जो नियम है, भूरिया समिति के जो अनुमोदन से जो बनाया गया था 1996 में, उसके तहत हम उसको पूरा डिटेल में बाद में देखेंगे। इसमें हम दोनों को लेकर, मतलब दोनों पेसा एक्ट में और इसमें क्या नियम है उसको थोड़ा सा बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पर ग्राम से अभिप्रेत है कोई ऐसा ग्राम, यहां पर ग्राम से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम, कोई ऐसा ग्राम, ऐसा ग्राम जिसमें, जिसमें आवास, जिसमें आवास या आवासों का समूह, आवासों का समूह या आवास या आवासों का समूह या छोटे गांव, छोटे गांव या छोटे गांव का समूह, छोटे गांव या छोटे गांव का समूह, समूह हो, छोटे गांव या छोटे गांव का समूह हो जिसमें, छोटे गांव का समूह हो जिसमें समुदाय समाविष्ट हो, समुदाय समाविष्ट हो। देखिए, एक एक शब्द पर हम बहुत ढंग से जो है वो चर्चा करेंगे, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। समुदाय क्या हो? समाविष्ट हो, और जो पारंपरिक व रूढ़ियों के माध्यम से, रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करे, अपने कार्यकलापों का प्रबंध करे, प्रबंध करे। ठीक है,
तो अनुसूचित क्षेत्र में देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा, ग्राम कोई ऐसा ग्राम जिसमें आवास या आवासों का समूह हो। ठीक, आवास आप समझ रहे हैं, छोटे गांव हो या छोटे गांव का समूह हो, ठीक है, या जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो पारंपरिक व रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करते हों, उसे गांव के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो अनुसूचित क्षेत्र में आप जानते हैं दोस्तों, वे अधिकतर जो है वो जंगल में, पहाड़ों में, प्रकृति के बीच रहना पसंद करते हैं और उनका जो रहन सहन है वो एक अलग चलता है। वो एक छोटे से समुदाय के रूप में अपनी सांस्कृतिक विशेषता लिए हुए अलग रहते हैं। वो ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। कोई पहाड़ में रहता है तो उनका क्या है, एक छोटा छोटा समुदाय होता है, छोटे छोटे आवास होते हैं। तो उन्हीं आवासों में जिसमें समुदाय समाविष्ट हो, उनका एक समुदाय हो और जो अभी भी पारंपरिक और रूढ़ियों के माध्यम से, अपनी परंपरागत जो चली आ रही है स्थिति और रूढ़िवादिता के माध्यम से अपने कार्यकलापों का जो प्रबंध करते हैं, वो जो है वो गांव के रूप में उसे हम विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ग्राम कोई एक ग्राम नहीं होगा, ग्राम का अर्थ होगा गांवों का समूह। अभी हम केवल ग्राम पर डिस्कस कर रहे हैं, फिर ग्राम सभा पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को समझने के लिए आपको ग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि इसकी परिभाषा आर्टिकल 243 73वां संविधान संशोधन में दिया गया है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 1 में जो है धारा 1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार और दूसरा जो है वो परिभाषाएं उसमें दी हुई है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे। क्या देखिए, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर देखते हैं। देखिए, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, अनुसूचित क्षेत्रों में दोस्तों ग्रामवासी जो है वो नए ग्राम का गठन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जो आदिवासी समुदाय है वे नए ग्राम का गठन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपको पेसा एक्ट, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, पेसा एक्ट, पेसा एक्ट 1996, पेसा जो है वो इस प्रकार से आपको लिखना है। पेसा, पेसा एक्ट का फुल फॉर्म होता है प से पंचायत, पंचायत, ए से एक्सटेंशन, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो अनुसूचित क्षेत्र में जो है वो पंचायत का विस्तार कैसे होगा, इसके अध्याय 2 में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है, अध्याय 2 में ये दिया हुआ है कि नए ग्राम का गठन कैसे किया जाएगा। ठीक है, नए ग्राम के गठन के संबंध में, नए ग्राम का गठन ये किसके लिए है, ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अनुसूचित क्षेत्रों में नए ग्राम गठन के संबंध में अध्याय 2 में दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, यदि, पहला इसको ध्यान रखेंगे, पहला, ग्रामवासी चाहे तो, ग्रामवासी चाहे, ग्रामवासी चाहे तो अपने पारंपरिक तथा रूढ़िगत सीमा, पारंपरिक तथा रूढ़िगत सीमा व सरहद क्षेत्र के अनुसार, सरहद
क्षेत्र के अनुसार, सरहद क्षेत्र के अनुसार नए ग्राम का या नए गांव स्थापित कर सकेंगे या कर सकेगा। ठीक है, तो ग्रामवासी यदि चाहे तो अपनी पारंपरिक और रूढ़िगत व सरहद क्षेत्र के अनुसार क्या कर सकते हैं, नए गांव स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अनुसूचित क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो अपने पारंपरिक रूढ़िगत सीमा व सरहद, इसका अर्थ आप समझेंगे दोस्तों। ये जो है, ये मैंने बताया कि ये जो एक क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है और यहाँ पर जो है वो एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर जंगल एरिया है ना। इसको बहुत अच्छे से आप क्लियर कर ले। और यहाँ पर छोटा सा एक क्या रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं छोटे समुदाय में, यहाँ पर एक छोटे समुदाय में, यहाँ पर एक छोटे समुदाय में, और इन सभी को मिलाकर एक ग्राम बना दिया गया है। ठीक है, अब इनकी जनसंख्या कम है और ये सभी क्या है, एक जो है वो ग्राम बना दिया गया है। ठीक, और इन दोनों को मान लो, इन दोनों को जोड़कर जो है वो हम क्या कर बोल दे रहे हैं, एक ग्राम बोल दे रहे हैं। तो ये जो है वो अलग अलग, इसको और इसको अलग अलग ग्राम के रूप में क्या किया जा सकता है, ग्राम बनाया जा सकता है। अभी ये सम्मिलित में इसको ग्राम बोला जा रहा है, परंतु यदि आदिवासी चाहें तो वो अपनी परंपरा, मतलब यहाँ की यदि परंपरा, यहाँ की जो रूढ़िवादिता, यहाँ की जो संस्कृति अलग है, दूसरी जनजाति है और यहाँ की अलग है, तो ये अपने सरहद क्षेत्र के अनुसार क्या कर सकते हैं, नए जो गांव है वो नए गांव की स्थापना कर सकेंगे। ये एक ही गांव के अंतर्गत शामिल नहीं रहेगा, इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी जो परंपरा है, संस्कृति है, यदि वो गांव, जिस गांव के अंदर आ रहे हैं, अलग आदिवासी हैं, उनसे हटके है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति के अनुसार अपना जो समुदाय है उसको नए गांव के लिए क्या कर सकते हैं, नए गांव स्थापित कर सकते हैं, नए गांव की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और ये करेंगे कैसे, देखिए यहां पर नए गांव की स्थापना के लिए नए गांव की स्थापना के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, के लिए ऐसे, ऐसा या ऐसे मोहल्ले, ऐसे मोहल्ले या पारा, मोहल्ले, इसे मोहल्ला कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा मोहल्ला या पारा जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या क्या हो, जिसकी जनसंख्या मूल पंचायत की जनसंख्या का, मूल पंचायत की जनसंख्या का मूल पंचायत की जनसंख्या का क्या हो, 1/3 हो या 100, 1/3 या 100, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी अधिक हो, जो भी क्या हो, अधिक हो। ठीक है, 1/3 या 100 जो भी अधिक हो, नए गांव की स्थापना हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर
अनुविभागीय 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 अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी को क्या करेंगे, प्रेषित करेंगे। ठीक है, प्रेषित करेंगे। ठीक, इसको ध्यान रखना है। क्या, ऐसा मोहल्ला हो या ऐसा पारा हो जिसकी जनसंख्या मूल पंचायत की जनसंख्या का 1/3 हो या 100, जो भी अधिक हो, नए गांव की स्थापना हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया इसकी संस्कृति अलग होगी। और क्या होगा, ये जो ग्राम पंचायत बना है, इस ग्राम पंचायत में इसकी जनसंख्या 1/3, पूरे मूल पंचायत में जितनी भी जनसंख्या है उसका 1/3 हो या क्या हो, 100 से अधिक हो। जैसे मैं बात करूं 600 का 1/3 कितना होगा, 3 दूनी 6। तो ये जनसंख्या कितना है, 100 से अधिक है, ये 200 है ना। तो नए गांव की स्थापना हेतु ग्राम सभा से क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित करेंगे। ठीक है, अनुविभागीय अधिकारी को क्या किया जाएगा, प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, या इसकी जनसंख्या 200 है और यदि मूल पंचायत की जनसंख्या मान लो 300 है, या हम इसको 300 ना करके इसको कर लेते हैं 250 है ना, 250 है। तो यहाँ पर इसका अगर 1/3 देखें तो 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, मतलब एक 84 लोगों के आसपास आ रहा है। तो ये 84 से ये क्या है, 100 ज्यादा है। तो जो भी अधिक हो, नए गांव की स्थापना हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित करेंगे। अब अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित करने के बाद जो विधिक प्राधिकारी है, ठीक है, विधिक प्राधिकारी है, वो भू राजस्व संहिता 1959 के अधिनियम के अनुसार धारा 68 ख के तहत क्या करेगा, वो उस नए ग्राम को क्या करेगा, अधिसूचित करेगा। कौन, विहित प्राधिकारी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं आगे स्लाइड में लिख देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। तो ये प्रस्ताव प्रेषित करेंगे, फिर क्या होगा, तो देखिए फिर क्या होगा। फिर मैंने बताया कि विहित प्राधिकारी जो है वो भू राजस्व संहिता, विहित प्राधिकारी भू राजस्व संहिता 1959, इसके बाद विहित प्राधिकारी भू राजस्व संहिता, भू राजस्व संहिता 1959 के धारा 68 ख के अनुसार संबंधित मोहल्ला पारा, टोला, मंजरा, संबंधित पारा, टोहल्ला, मोला, मंजरा को ग्राम के रूप में अधिसूचित करेंगे। ग्राम के रूप में अधिसूचित करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो है वो विहित प्राधिकारी जो है भू राजस्व संहिता 1959 के धारा 68 ख के अनुसार जो संबंधित मोहल्ला जिसने जो है वो प्रस्ताव पारित करके नए ग्राम के गठन के लिए क्या किया था, अनुमोदन किया था, जिसका प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया था, उसको विहित प्राधिकारी उस मोहल्ला को, पारा को, टोला को, मजरा को, जो भी हो, ग्राम के रूप में क्या करेंगे, अधिसूचित करेंगे। और आप जानते हैं विहित प्राधिकारी कौन होता है जो ग्राम के रूप में अधिसूचित करता है, वो होते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे अधिसूचना इसके लिए जो नए ग्राम के गठन के लिए जो अधिसूचना है, तो यहां पे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार, आप जानते हैं जो धारा 129 है वो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के लिए उपबंध करती है। तो उसी के अनुसार, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का गठन किया जा रहा है, ठीक, तो धारा 100 ख के अनुसार राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु क्या करेंगे, ग्राम के रूप में या संबंधित, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, संबंधित मोहल्ला, पारा, टोला, मजरा को ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, विनिर्दिष्ट करेंगे, विशेष रूप से निर्देश करेंगे। उसका मतलब होता है विशेष रूप से निर्देश करेंगे, तो इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा इस नियम के प्रयोजन हेतु संबंधित क्षेत्र को जो भी हो, पारा, मोहल्ला, टोला, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेंगे। तो नया ग्राम जो है वो अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामवासी चाहे तो गठन कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। यहां पर एक चीज याद रखेंगे कि राज्यपाल को ही जो अधिकार दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, वो दिया गया है किसमें, 129 ख में। और हम अभी देखेंगे जो हमारे सामान्य क्षेत्र है उसके लिए ग्राम के संबंध में अधिसूचना जो जारी करते हैं अध्याय 2 की धारा 3 में। तो दोनों को बहुत ढंग से आपको अलग अलग करके याद रखना है। और एक चीज याद रखना है कि ये जिस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्द को बदलकर, स्टेटमेंट को बदलकर, अलग से परिवर्तित करके भी दिया जा सकता है और सेम स्टेटमेंट को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो शब्दों को कैसे भी घुमाए, आपको जो है वो उसकी आत्मा, एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है उसको पकड़कर रखना है। दोनों ही शर्तों में राज्यपाल अधिसूचना जारी करेंगे। दूसरा कि इसमें धारा 129 ख होगा अनुसूचित क्षेत्र के लिए, हमारे पास जो अधिसूचना जारी करेंगे धारा
3 में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, तो उसको भी लिख देते हैं। अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अध्याय 2 धारा 3। ठीक है, अध्याय 2 और धारा 3 है। क्या कहता है अध्याय 2 और धारा 3? तो अध्याय 2 के धारा 3 में है, ग्राम के संबंध में, ग्राम के संबंध में, ग्राम के संबंध में अधिसूचना, ग्राम के संबंध में क्या है? अधिसूचना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि राज्यपाल किसी ग्राम या ग्राम के समूह को, ग्राम के समूह को इस अधिनियम, ग्राम के समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम के रूप में, ग्राम के रूप में, ग्राम के रूप में लोक अधिसूचना द्वारा, लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे, या इसके जगह आपको ये भी दे देगा अधिसूचित करेंगे। बात एक ही है, विनिर्दिष्ट करेंगे। तो विनिर्दिष्ट करेंगे, अधिसूचित करेंगे, बात एक ही है। ठीक है, राज्यपाल किसी ग्राम या ग्राम के समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, किस अधिनियम? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रयोजन हेतु ग्राम के रूप में लोक अधिसूचना द्वारा क्या करेंगे? विनिर्दिष्ट करेंगे या अधिसूचित करेंगे। तो ये अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल चाहे तो किसी एक ग्राम को या ग्राम के समूह को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेंगे। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में सामान्य क्षेत्र के लिए धारा 3 में ग्राम के संबंध में अधिसूचना जारी करते हैं राज्यपाल, और यदि बात करें अनुसूचित क्षेत्र के लिए तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अध्याय 2 में जो है वो दिया गया है नए ग्राम के गठन के संबंध में। ठीक है, तो इन दोनों को आप बहुत ढंग से याद रखेंगे। ठीक, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे धारा 3 हो गया, धारा 4 क्या कहता है? क्योंकि आप धारा 4 जो मतदाता है उसका रजिस्ट्रीकरण, उससे संबंधित चीजें नहीं जानेंगे तो आपको ग्राम सभा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो हम पूरे धाराओं पर और एक एक चीज पर जो है विस्तृत रूप में चर्चा कर रहे हैं, आप देखिएगा। धारा 3 हमने देखा, अध्याय 2 की धारा 3। अब हम बात करेंगे धारा 4 की। धारा 4 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम की मतदाता सूची, ग्राम की मतदाता सूची। तो आप जानते हैं क्या कि प्रत्येक ग्राम की एक क्या होती है दोस्तों? मतदाता सूची होती है, जिसमें वहां पर मत देने वाले लोगों का नाम रजिस्टर्ड रहता है, उनके नाम, उनका गांव, उनका जो है वो जिसको आप वोटर लिस्ट कहते हैं, है ना, स्थान कहाँ पर है, उनका एज क्या है, ये सारी चीजें उस पर एंट्री रहती है। ठीक, तो प्रत्येक ग्राम की एक मतदाता सूची होगी। देखिए यहाँ पर दो चीज आपको समझ लेना है, ग्राम की मतदाता सूची अलग है और विधानसभा चुनाव होता है उसकी निर्वाचन नामावली अलग है। ये ग्राम और विधानसभा दोनों अलग अलग इनकी मतदाता सूची होती है। इस बात को तो सबसे पहले आप क्लियर कर लें। इसके बाद यदि देखें
हम बात करेंगे धारा 5 की। इसमें क्या है, तो ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, तो यहां पर ये दिया हुआ है कि ग्राम के मतदाताओं का जो है वो रजिस्ट्रीकरण कैसे किया जाएगा, रजिस्ट्रीकृत कैसे किया जाएगा। तो समझिए, यहां पर पहला पॉइंट आप समझेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति, देखिए इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम संबंधित ग्राम के विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित हो, अर्हित हो मतलब योग्यता। ठीक है, अर्हित हो, या दूसरा आप देखिएगा, या उसका नाम पहले से उसमें प्रविष्ट हो। ठीक है, तथा वह मामूली तौर पर उस गांव का निवासी हो, उस गांव का निवासी हो। ठीक, तो वह उस ग्राम की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने का हकदार होगा। क्या होगा, पंजीकृत, या इसी को ही हम कहते हैं क्या, रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा, किए जाने का हकदार होगा। ठीक है, हकदार होगा। तो कौन किसका रजिस्ट्रेशन होगा, देखिए ये इतना डिटेल में समझाने के पीछे रीजन यही है कि आप जो है ये क्लासेस देखने के बाद एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपसे ना बनता हो, और बहुत ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण देखें, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम संबंधित ग्राम के, जो भी ग्राम है उस जो भी विधानसभा क्षेत्र में आता है, उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित हो, रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता हो। इसका मतलब क्या हो कि वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इसमें ध्यान रखेंगे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसका नाम पहले से उसमें प्रविष्ट हो, या पहले से ही वो विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत हो,
तब था वह मामूली तौर पर उस गांव का निवासी हो। मामूली तौर पर मतलब वो कभी भी साल भर पहले ही आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले से रह रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस गांव का जो है क्या निवासी होना चाहिए। तो वह उस ग्राम की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। तो उसे जो है वो ग्राम की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसकी आयु है ना, इसमें आयु दिया हुआ है दोस्तों, आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी वो जो है वो वोटर लिस्ट में आएगा विधानसभा की निर्वाचन नामावली में, तभी वो क्या होगा, ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किया जा सकेगा। तो इसको याद रखेंगे, आयु कितनी होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। और दूसरा इसमें आप नोट डाल के 2 पॉइंट लिखेंगे। नोट डाल के पहला पॉइंट, कोई भी व्यक्ति, नोट डाल के लिखिए पहला, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक गांव में, एक से अधिक गांव की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति एक से अधिक गांव की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। मतलब कोई जो पहले होता था ना, इस गांव में भी रह रहे हैं तो यहाँ भी अपना बनवा लिए, दूसरे गांव में है तो वहां भी बनवा लिए, ऐसा नहीं होगा। वो केवल एक ही गांव में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। दूसरा जो पॉइंट है आपको और ध्यान रखना है इसमें कि जो व्यक्ति विधानसभा की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत करने हेतु अर्हित न हो तो क्या होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत करने हेतु अर्हित न हो, ठीक है, मतलब योग्य ना हो कि वो विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किया जा सके, तो वह ग्राम पंचायत के भी निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा, वो अयोग्य होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि वह विधानसभा की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं है तो वो ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली में भी रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इस बात को, ये 2 पॉइंट को याद रखेंगे। पहला, वो एक से अधिक गांव में रजिस्ट्रीकृत ना हो। दूसरा, अगर वो विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अयोग्य है तो वह ग्राम पंचायत के भी निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था मतदाता का रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा। स्टेटमेंट में एक एक स्टेप को पूछा जाएगा और आपको आंसर आराम से बनेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया धारा 4। धारा 5 आप सीधा सीधा ग्राम सभा आपको आराम से समझ में आएगा। जो उल्लेखित है किसमें उल्लेखित है जी, ये है धारा 6 में ग्राम सभा का जो है वो सम्मिलन, और धारा 7 में ग्राम सभा के कृत्य, शक्तियां,
एवं वार्षिक सम्मेलन, तो हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम सभा, इस ग्राम सभा का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले याद रखेंगे ग्राम सभा का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद किस में है दोस्तों? 243A में। किस में है? 243A में। और हम लोग देखें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, तो अधिनियम की धारा और अधिनियम में हम देखें बात करें तो ये अध्याय 2 की धारा 6 और 7 में, 6 और 7 में ग्राम सभा का उल्लेख है। और वहीं पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 129 के क ख ग में किसके लिए है? अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा का उल्लेख, अनुसूचित क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। उल्लेख कहाँ कहाँ पर है पूछेगा तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था के आर्टिकल अनुच्छेद 243A में या क में। दूसरा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 2 धारा 6 और 7 में, जिसमें 6 ग्राम सभा का सम्मेलन और 7 ग्राम सभा के कृत्य, शक्तियां एवं वार्षिक सम्मेलन दिया हुआ है। वहीं हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के संबंध में जो उल्लेख है वो धारा 129 के क ख और ग में। ठीक, चलिए अब एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? ग्राम सभा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों? ग्राम सभा किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एक ग्राम को लेकर, एक कंफ्यूजन होता है ग्राम पंचायत को लेकर, और एक कंफ्यूजन होता है ग्राम सभा, और सबसे ज्यादा ग्राम सभा। तो बहुत ढंग से और बहुत अच्छे से इन चीजों को आप समझेंगे, और इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ग्राम सभा की कहेंगे किसे? ठीक, तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर ये 2 स्टेटमेंट पूछा गया है और मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम के निर्वाचन नामावली में, या इसको लिख दो मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का समूह, पंजीकृत व्यक्तियों का समूह या निकाय क्या कहलाता है? ग्राम सभा। निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट कोई ग्राम है। ठीक है, समाविष्ट ग्राम के मतदाता सूची में जितने भी पंजीकृत व्यक्ति हैं उनका जो है व्यक्तियों के समूहों से बनने वाला निकाय, ऐसा कर लीजिए, ज्यादा शुद्ध और अच्छा होगा। व्यक्तियों के समूह से बनने वाला निकाय, व्यक्तियों के समूह से बनने वाला निकाय,
ग्राम सभा कहलाती है। बनने वाला निकाय ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट को ढंग से ध्यान रखेंगे। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि किसी भी जो ग्राम, कोई भी जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर जो ग्राम है, उस ग्राम के जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? उनसे जो निकाय बनता है उस निकाय को क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये एक ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये क्या है? एक ग्राम पंचायत है। ठीक, इस ग्राम पंचायत में कई सारे जो है वो 3-4 गांव हैं। इन 3-4 गांव में जो है वो रजिस्ट्रीकृत मतदाता हैं कुछ कुछ, है ना। और इन मतदाताओं का जो है वो, इन मतदाताओं का जो समूह, ठीक है, ग्राम पंचायत के आने वाले 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, इन गांवों के जो मतदाता हैं, इन मतदाताओं का जो समूह है जो रजिस्ट्रीकृत है, पंजीकृत है ग्राम के निर्वाचन नामावली में, मतदाता सूची में, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम ग्राम सभा, उन व्यक्तियों के समूह से जो निकाय बनता है उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से स्पष्ट होगा। एक और स्टेटमेंट इसके संबंध में ध्यान रखेंगे। ग्राम, देखिए वो पूछ कैसे भी सकता है दोस्तों, कोई भी शब्दों का प्रयोग कर सकता है, अब अर्थ वही निकलना चाहिए। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम या वन ग्राम या राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली मतदाता सूची या इसको लिख सकता है वोटर लिस्ट में पंजीकृत मतदाताओं का समूह, मतदाताओं से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा कहलाती है। इसको कई प्रकार से आपको दिया जा सकता है दोस्तों, है ना, कई प्रकार से घुमाकर दिया जा सकता है। तो यहां पर देखिए जस्ट दूसरा स्टेटमेंट अगर हम इसी को याद रखते और ऐसे दे दिया है तो फिर क्या होगा, है ना, फिर वही भ्रम की स्थिति होगी। आप ध्यान रखिएगा, केवल क्या, कोई भी ग्राम हो, ग्राम पंचायत के अंतर्गत मैंने बताया, ये जो बताया उसको याद रखिए। ये कोई भी ग्राम हो सकता है, वन ग्राम हो सकता है, राजस्व ग्राम हो सकता है, कोई भी ग्राम हो सकता है। उस ग्राम से संबंधित जो निर्वाचन नामावली है या जो मतदाता सूची है या जो वोटर लिस्ट है, उसमें पंजीकृत मतदाताओं से जो मिलकर बनने वाला निकाय है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। उससे मिलकर जो बना निकाय है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से क्लियर है। तो ये आप नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम ग्राम सभा की विशेषताएं होती है, ग्राम सभा के कुछ विशेष पहलू हैं, उन पर चर्चा करेंगे जो स्टेटमेंट में जैसे का तैसा पूछा जाता है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। अब हेडिंग डाल लो ग्राम सभा की विशेषताएं, या विशेषताएं भी कह सकते हो या आप विशेष करके लिख भी सकते हो, पॉइंट डाल के कुछ भी लिख सकते हो। याद रखना है कि ये स्थितियां क्या होती है, तभी जो है वो प्रश्न आप समझ पाएंगे, बना पाएंगे।
तो यहां पर विशेष करके लिख लीजिए। विशेष पहला, ग्राम सभा, ग्राम सभा स्थायी होती है, ग्राम सभा स्थायी होती है। इसे इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ग्राम सभा स्थायी होती है। अब इसका आप समझिएगा ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये एक ग्राम पंचायत है, ठीक है, और इसके अंतर्गत ये कई सारे, मान लो 2-3 यहाँ पर ग्राम हैं। ठीक, अब देखिए ये वाला जो ग्राम है जिसमें जो है मतदाता हैं 150 या 200 जो भी हैं। ठीक, अब ग्राम सभा स्थायी होती है, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये जो सभा के सदस्य ये 150 हैं, मतदाता सूची में दर्ज हैं, ये क्या कभी अलग हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं। इनके बाद ये और बढ़ते जाएगा, 200, 300, है ना, या जो भी इस ग्राम में आएगा और जो मतदाता सूची में दर्ज होते जाएगा वो यहाँ पर जो है वो ग्राम सभा का सदस्य बनते जाएगा। तो ये क्या कभी भंग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये सदैव स्थायी रहेगा, जब तक वहां पर लोग हैं तब तक वो ग्राम सभा बनी रहेगी, जब तक सरकारें इसको भंग ना करे। ठीक है, तब तक वो ग्राम सभा, ये अधिनियम ही रद्द होगी तभी रद्द होगा, वरना ग्राम सभा स्थायी है, वो कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा देखें, दूसरा पॉइंट, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगी। आप जानते हैं जो ग्राम सभा होती है उसमें ग्राम पंचायत के चुने हुए लोग बैठते हैं, और ग्राम सभा से जो प्रस्तावित होता है उसको ग्राम पंचायत का कर्तव्य है इम्प्लीमेंट करने का, और वो जवाबदेही भी उनका किसके प्रति होता है? वो होता है ग्राम सभा के प्रति। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, जवाबदारी जो होती है वो ग्राम सभा के प्रति होती है, वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा देखें तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका है, ग्राम पंचायत की क्या होती है? विधायिका। ठीक, तो ग्राम सभा जो है वो क्या होती है? विधायिका। जैसे विधान होता है, विधायक दलों का जो समूह होता है, वैसे ही वो चुने हुए लोग जो है पंच और सरपंच बनते हैं, लेकिन जो विधायिका है वो क्या है? वो ग्राम सभा ही, वहीं से जो है वो चुनकर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत की क्या होती है? विधायिका होती है। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट, ग्राम पंचायत की बुनियादी इकाई, ग्राम पंचायत की बुनियादी इकाई क्या होती है? वो ग्राम सभा। ग्राम पंचायत की बुनियादी इकाई क्या होती है? ग्राम सभा। तो जो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है उसकी बुनियादी, उसका बेस, उसका आधार क्या होता है? ग्राम सभा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब इस स्टेटमेंट को
यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि ग्राम सभा स्थायी है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। यहां पर देखिए ग्राम पंचायत की बुनियादी इकाई ग्राम सभा ये लिखा है। अब यहां पर मैं कई सारे प्रश्न इससे घुमाकर बन सकते हैं जो पूछे गए हैं, आप समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज संस्था की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो भी ग्राम सभा है। देखिए मेरे प्रश्नों को बहुत ढंग से सुनिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई कौन सी है, ग्राम सभा है। पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला कौन सा है, ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत की बुनियादी इकाई कौन सी है, ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत की आधारभूत इकाई कौन सी है, ग्राम सभा है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप लिख लें और इसको ढंग से याद रखें। चाहे बुनियादी इकाई बोले, चाहे आधारभूत इकाई बोले, चाहे आधारशिला बोले, ग्राम पंचायत या पंचायती राज संस्था का एक ही होगा, ग्राम सभा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करके याद रखेंगे। ये विशेष पॉइंट जो ग्राम सभा के संबंध में क्या होता है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज जो है वो ग्राम क्या होता है और कौन कौन सी धाराओं में उल्लेख है, नए ग्राम का गठन कैसे होता है और ग्राम सभा क्या होती है उसके संबंध में हमने डिस्कस किया है। ठीक, अगली क्लास में हम लोग ग्राम सभा, नए ग्राम सभा का गठन अनुसूचित क्षेत्र में कैसे होता है, इसके अलावा ग्राम सभा का सम्मेलन कैसे होता है, विशेष सम्मेलन कैसे होता है, संयुक्त सम्मेलन कैसे होता है, इन सारी चीजों पर बहुत ही ढंग से अध्ययन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में बहुत सारे आपके फैक्ट मिले हैं। आप इन क्लास को नोट डाउन कीजिएगा और आगे आपको ये क्लासेस कंटिन्यू मिले इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट अवश्य करें, जो भी आपका सुझाव हो वो आमंत्रित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।